पहला प्रश्न है क्वेश्चन 3.1, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है और उसके सब पार्ट्स हमें मिले हैं, उप प्रश्न हमें मिले हैं। तो उसमें से पहला उप प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3.1, ठीक है। अब 3.1 में भी हम समझेंगे कि 3.1 में भी हमें देखेंगे कि यहां हमें दो ऑप्शन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3.1 का पहला क्वेश्चन, और अगली स्लाइड में अगर मैं जाकर आपको दिखाऊं तो अथवा में आपको दूसरा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। अथवा या और में आपको दूसरा क्वेश्चन मिलेगा। तो एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3.1 के अंतर्गत आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, दो क्वेश्चन के ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से आपकी जिस भी आंसर को लेके, जिस भी प्रश्न के उत्तर को लेके बेटर अप्रोच है, बेटर अंडरस्टैंडिंग है, आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो ओवरऑल संख्या में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको 5 का उत्तर देना है। तो प्रत्येक प्रश्न में आपके पास ऑप्शन होगा आंसर करने के लिए दो क्वेश्चंस के बीच में, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.1 का जो पहला ऑप्शन है हमारे पास क्वेश्चन का, उसे पढ़ते हैं। वैदिक कालीन सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषताओं का परीक्षण करें। एग्जामिन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ सोशल लाइफ ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, ठीक है। प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो कीवर्ड्स क्या है हमारे पास? वैदिक काल, ठीक है, सामाजिक जीवन, उसकी विशेषताएं, उसको हमें एग्जामिन करना है, परीक्षण करना है, जांच करनी है, उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो कीवर्ड्स हमारे पास क्या हो गए हैं? वैदिक काल, सबसे पहली चीज कि हम किस चीज की या किस टाइम पीरियड की बात करेंगे अपने इस आंसर में? वैदिक काल की, ठीक है। अब वैदिक काल में भी जो अलग अलग आयाम हैं, वैदिक काल में भी जो अलग अलग चीजें हैं, मान लो वैदिक काल का प्रशासन हो गया, या अर्थव्यवस्था हो गई, या संस्कृति हो गई, या समाज हो गया, तो उसमें से भी हमें जो समाज वाला पार्ट है, सामाजिक जीवन वाला पार्ट है, उसे डिस्कस करना है, ठीक है। ओवरऑल पूरे सारे डायमेंशन हमें यह डिस्कस नहीं करने हैं, केवल वैदिक कालीन जो सामाजिक जीवन है, समाज है, उसके बारे में हमें अपने क्वेश्चन में, आंसर में बात करनी है, ठीक है। तो सामाजिक जीवन की जो विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं, उसे हमें अपने आंसर में डिस्कस करना है। क्लियर है? तो ये तो हमने क्वेश्चन समझा कि वैदिक काल के बारे में बात कर रहे हैं, और वैदिक काल के भी पर्टिकुलरली सामाजिक जीवन की हमें यहां पर बात करनी है। अब 200 शब्दों में हमें क्या करना है? यहां पे 200 शब्दों में हमें वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में बताना है। लेकिन अगर हम जब आंसर लिख रहे हैं तो वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में अगर हमें आंसर लिखना है, तो सबसे पहले हमें अपना क्वेश्चन जो है वो शुरू करना पड़ेगा एक इंट्रो पार्ट से, ठीक है, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट से, परिचय। भाई आंसर जब हम लिखेंगे, हम वैदिक का, हम एक किसी काल समय काल के सामाजिक जीवन की बात कर रहे हैं जो कि है वैदिक काल, तो हमें पहले बताना पड़ेगा अपने इंट्रोडक्शन में कि वैदिक काल क्या है, वैदिक काल में कौन सा टाइम आता है, कौन सा टाइम पीरियड आता है, कैसे पता चलता है हमें उसके बारे में, ठीक है। तो शॉर्ट इंट्रो हमें एक देना पड़ेगा वैदिक काल के बारे में। उसके बाद ये तो इंट्रो आ गया, फिर उसके बाद हम अपना मेन बॉडी, जो मेन जो पार्ट है अपने आंसर का, उसमें क्या लिखेंगे? उसमें हमें सिंपली वैदिक कालीन जीवन की, वैदिक काल की जो सामाजिक जीवन की विशेषताएं हैं, जो उसके अलग अलग डायमेंशंस है, आयाम है, उनको डिस्क्राइब कर देना है एक एक करके, ठीक है। वैदिक काल के जो जीवन के अलग अलग आयाम है सामाजिक जीवन के, उनको हमें डिस्क्राइब यहां पे कर देना है, ठीक है। और लास्ट में हमें एक छोटा सा कंक्लूजन का पार्ट इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज्यादा समझने वाला क्वेश्चन नहीं है। सिंपली वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के बारे में पूछा गया है कि वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के फीचर्स क्या थे। तो यहां हम एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बना के, जिसमें हम इंट्रो, मेन पार्ट और कंक्लूजन डाल देंगे, और इसका आंसर हम इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए,
तो थोड़ा शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो अब हम समझेंगे अपने आंसर में एक छोटा शॉर्ट इंट्रोडक्शन, परिचय कि वैदिक काल कौन सा काल है। तो बेसिकली वैदिक काल में हम शामिल करते हैं वैदिक काल में 1500 से लेकर 600 बीसी या कहे ईसा पूर्व, 1500 से लेकर 600 बीसी ईसा पूर्व का जो काल है वो हमारा वैदिक काल में, वैदिक पीरियड में आता है, वैदिक पीरियड के अंतर्गत आता है। और इस काल के बारे में हमें जो मेजरली जानकारी प्राप्त हुई है, जो हमारे स्रोत रहे हैं जानकारी प्राप्त करने के, वो मुख्यतः साहित्यिक स्रोत रहे हैं, साहित्यिक स्रोत रहे हैं। और उसमें से भी प्रमुख साहित्यिक स्रोत कौन सा है? तो वेद। वैदिक काल के बारे में हमें वेदों से जानकारी प्राप्त होती है। 4 प्रमुख वेद है, सभी को ये चीज पता होगी। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 प्रमुख वेद। इसके अलावा भी कई सारे वैदिक कालीन ग्रंथ हैं जिनसे हमें वैदिक वैदिक काल है उसके बारे में जानकारी मिलती है, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, आरण्यक, उपनिषद, ठीक है, उपनिषद, स्मृतियां, सूत्र ग्रंथ। तो बहुत लंबी एक लिस्ट है वैदिक कालीन ग्रंथों की जो कि साहित्यिक स्रोत है किसके बारे में? वैदिक पीरियड के बारे में, जो हमें वैदिक काल के बारे में बताते हैं। और वैदिक काल को, पूरे वैदिक काल को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। ऋग्वैदिक काल, मतलब जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, और उसके बाद वाला उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो ये तो हमारा शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया कि वैदिक काल एक्चुअली है क्या, उसका टाइम पीरियड कौन सा था। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल आता है वैदिक काल के अंतर्गत। साहित्यिक स्रोतों से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। मुख्य साहित्यिक स्रोत है वेद, 4 वेद, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर उसके बाद अपना ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, स्मृतियां, उपनिषद, सूत्र ग्रंथ, सूत्र साहित्य, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद अगली चीज क्या आएगी, क्योंकि हमें मुख्य रूप से आंसर पूरा वैदिक काल के बारे में नहीं देना, हमें मुख्य बात करनी है अपना हमारे क्वेश्चन में वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में, कि सामाजिक जीवन की क्या विशेषताएं थी। क्योंकि देखिए वैदिक काल की अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारे डायमेंशंस हैं कि भैया वैदिक काल के अंदर जो सामाजिक प्रशासन जो है वैदिक काल में, प्रशासन, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ठीक है, शासन कौन चलाता था, वहां की अर्थव्यवस्था कैसी थी, सबसे ज्यादा जो पैसा जो स्टेट में या राज्य में आता था वो कहां से आता था, ठीक है, व्यापार करते थे या वो खेती करते थे, ठीक है, संस्कृति कैसी थी, सामाजिक जीवन कैसा था। तो बहुत सारे डायमेंशंस है हमारे पास वैदिक काल के बारे में। जिस आयाम के बारे में, जिस डायमेंशन के बारे में हमें यहाँ पर आंसर में बात करनी है वो है सामाजिक जीवन। तो अपने आंसर में हम यहाँ पर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के बारे में डिस्कस करेंगे कि समाज कैसा था। ठीक है, तो जो मेन पार्ट हमारा आ जाएगा वो आएगा समाज वाला, कि समाज कैसा था। तो अगर वैदिक कालीन समाज की हम बात करें, या सिर्फ वैदिक कालीन ही नहीं, किसी भी अगर समाज की अगर हम बात करें, तो डिस्कस करने के लिए हमारे पास कुछ मुख्य बिंदु होते हैं जो समाज का हिस्सा है। और अगर हम किसी भी चीज के किसी भी काल के समाज की बात कर रहे हैं तो हम उन पर्टिकुलर मुद्दों के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो क्या आ गया? वर्ण व्यवस्था। अगर हम वैदिककालीन समाज की बात करेंगे तो हम वर्ण व्यवस्था को डिस्कस करेंगे, थी नहीं थी, कैसी थी उस टाइम पे वर्ण व्यवस्था। दूसरा, परिवार कैसे थे उस टाइम पे, क्योंकि परिवार समाज का हिस्सा होते हैं, पारिवारिक जो व्यवस्था थी वो कैसी थी। तीसरा, स्त्रियों की क्या स्थिति थी, ठीक है, स्त्रियों की स्थिति क्या थी।
महिलाओं की किसी भी समाज के बारे में अगर हमें जानना है तो ये एक मुख्य बिंदु होता है जानने के लिए कि उस समाज की महिलाओं की कैसी स्थिति है। ठीक है, दास प्रथा अगर थी तो कैसी थी या नहीं थी, और अगर थी तो कैसी थी। ठीक है, और नॉर्मल जो चीजें होती है जैसे भोजन हो गया, ठीक है, मनोरंजन हो गया, तो ऐसी जो बेसिक चीजें हैं वो कैसी थी। शिक्षा, शिक्षा के बारे में भी अगर हमें कोई जानकारी है तो उससे संबंधित पॉइंट्स भी हम डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, तो कुछ फिक्स डायमेंशंस होते हैं जब हम किसी भी समाज के बारे में बात करते हैं डिस्कस करने के लिए। तो यही चीज हम करेंगे हमारे आंसर को लेके कि वैदिक कालीन समाज की जब हम बात करेंगे तो एक एक करके कुछ जो मुख्य बिंदु है उन्हें हम वैदिक कालीन समाज के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं पहली चीज से, वर्ण व्यवस्था। वैदिक कालीन समाज में वर्ण व्यवस्था थी। पूरा जो समाज था वो 4 वर्णों में विभाजित था। ठीक है, 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में विभाजित था। लेकिन वैदिक काल तक जो वर्ण व्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा कठोर नहीं थी, कठोर नहीं थी। वर्ण व्यवस्था थी लेकिन जातिवाद, छुआछूत ऐसी चीजें नहीं थी। और वर्ण व्यवस्था कैसे डिसाइड होती थी कि जो व्यक्ति जैसा काम करता था, जो व्यक्ति जैसा काम करता था उसे उसी वर्ण का माना जाता था। मतलब बेसिकली कर्म आधारित होती थी, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी कि कोई अध्ययन अध्यापन का काम कर रहा है तो वो ब्राह्मण वर्ग में माना जाएगा, कोई युद्ध का काम कर रहा है, प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है तो वो क्षत्रिय माना जाएगा, कोई बिजनेस कर रहा है, व्यापार वाणिज्य में इन्वॉल्व है तो वो वैश्य माना जाएगा। तो जो पूरी जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी, तो जो जैसा काम करता था वो उसे वैसा ही माना जाता था। वैदिक काल में ये चीज भी पॉसिबल थी कि एक ही घर में रहने वाले अलग अलग लोग अलग अलग वर्णों का काम करते हो सकता है एक घर में रहने वाले जो पिता है वो ब्राह्मण का काम करते हो, अध्ययन अध्यापन का काम करते हो, या पुत्र है तो वो किसी व्यवसाय व्यापार का काम करता हो। तो ऐसा पॉसिबल था कि एक ही घर में अलग अलग वर्णों का काम करने वाले लोग रहते थे। तो इसका मतलब वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं थी और कर्म पर आधारित थी, जातिवाद छुआछूत जैसी चीज नहीं थी उस टाइम पे। लेकिन धीरे धीरे आगे चल के वर्ण व्यवस्था का स्वरूप बदलता गया और वो कठोर हो गई और जन्म पर आधारित हो गई। इस टाइम पे जन्म पर आधारित नहीं थी, काम पर आधारित थी। बाद में जन्म पर आधारित हो गई कि जिसने जिस वर्ण में जन्म लिया वो उस वर्ण से बिलोंग करता है, उसी हिसाब से फिर छुआछूत, जातिवाद, ये चीजें धीरे धीरे आगे चल के डेवलप होती रही। ठीक है, लेकिन वैदिक काल में जो व्यवस्था थी वो जन्म पर आधारित नहीं थी, कर्म पर आधारित थी। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई कि वर्ण व्यवस्था कैसी थी उस टाइम के समाज में। दूसरा, परिवार की बात कर लेते हैं। तो परिवार कैसे थे? पुरुष प्रधान, पितृसत्तात्मक, ठीक है, संयुक्त परिवार, ठीक है, पुरुष प्रधान, पितृसत्तात्मक, संयुक्त परिवार होते थे। कि जो परिवार का मुखिया था वो कौन होता था? परिवार का मुखिया, जो परिवार का सबसे बड़ा जो सबसे वरिष्ठ पुरुष होता था वो परिवार का मुखिया होता था। पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी कि जो फैमिली का हेड है वो पुरुष होता था। और संयुक्त परिवार होते थे, मतलब बड़े परिवार होते थे जिसमें माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, ताऊ ताई, मतलब सारे जो लोग होते थे एक परिवार के, सारे मिलके एक साथ रहते थे। तो जो वैदिक कालीन सामाजिक मतलब परिवार थे वो संयुक्त परिवार हुआ करते थे और परिवार का मुखिया उसमें पुरुष होता था, जो वरिष्ठ पुरुष होता था वो परिवार का मुखिया होता था। और आगे चल के उसका जो उत्तराधिकारी है वो उसके सबसे जो उसका पुत्र है उसे बनाया जाता था। ठीक है, तो परिवार में पुत्र का महत्व था। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज आ जाती है
स्त्रियों की स्थिति, स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, ठीक है, उसे अच्छे स्तर पे माना जा सकता है। भले ही समाज पुरुष प्रधान था, समाज पुरुष प्रधान था, परिवार पुरुष प्रधान था, लेकिन आगे आने वाले समय के कंपैरिजन में देखिए तो वैदिक कालीन स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी थी। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, उन्हें शिक्षा मिलती थी। कई विदुषी स्त्रियां इस काल में हुई, जैसे लोपामुद्रा, ठीक है, पाला, कई विदुषी स्त्रियां इस काल में हमें देखने को मिलती है। दूसरी चीज, वैदिक काल तक जो निर्णय निर्माण संस्थाएं थी, वैदिक काल में कुछ निर्णय लेने वाली जो संस्थाएं थी, सभा, समिति, विदत, वैदिक कालीन प्रशासन में कुछ जो निर्णय लिए जाते थे वो इन संस्थाओं के माध्यम से लिए जाते थे, सभा, समिति, विदत। उनमें स्त्रियों को भाग लेने का अधिकार था। इन संस्थाओं में वैदिक काल में स्त्रियों को भाग लेने का अधिकार था। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वैदिक काल में जो स्त्रियों की स्थिति थी वो अच्छी थी, मतलब कंपैरेटिवली अच्छी थी आगे आने वाले समय में, ठीक है। दास प्रथा की बात कर लेते हैं। दास प्रथा विद्यमान थी, दास प्रथा विद्यमान थी, लेकिन दासों की स्थिति काफी सही थी, दासों की स्थिति अच्छी थी, उन्हें परिवार के जैसे ही ट्रीट किया जाता था। और मुख्य रूप से जो घरेलू काम है, घर के काम है, घरेलू कार्यों में उनका उपयोग किया जाता था, ठीक है। शिक्षा, शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा मुख्य रूप से मौखिक रूप से दी जाती थी, मतलब वर्बली दी जाती थी। बोलकर से जो गुरु होता था बैठकर अपने शिष्यों को ज्ञान देता था और सुनकर उनके शिष्य उसे ग्रहण करते थे, ठीक है। मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी और मुख्य रूप से आश्रमों में दी जाती थी, मतलब शिष्यों को अपना घर छोड़कर आश्रम में गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने जाना पड़ता था, ठीक है। अगला, अगर भोजन वगैरह की बात करें अगर हम थोड़ी तो भोजन में मांसाहारी भी थे, शाकाहारी भी थे। उस काल के लोग मांस भी खाते थे और जो वेजिटेरियन फूड है वो भी खाते थे, दोनों तरह के लोग थे। लेकिन एक चीज है कि गाय का मांस वर्जित था, गाय का मांस खाना वर्जित था, ठीक है। गाय को पवित्र माना जाता था, गाय का मांस खाना वर्जित था। एक्चुअली क्या है कि जो वैदिक काल है ना, वैदिक काल में गाय का एक अलग स्थान है, गाय को एक अलग स्तर का महत्व दिया जाता था, ठीक है। तो और जिसके पास जितनी ज्यादा गाय होती थी उसको उसी हिसाब से संपन्न माना जाता था। गाय के लिए युद्ध भी होते थे, मोस्टली वैदिक काल में जो युद्ध हुए वो गायों के लिए होते थे। इसीलिए वैदिक ऋग्वेद में एक शब्द मिला है गविष्टि, जिसका अर्थ होता है गाय के लिए युद्ध, गविष्टि, ठीक है। युद्ध के लिए जो शब्द मिला है वो मिला है गविष्टि, ठीक है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वैदिक काल में गायों का अपना एक महत्व था और गायों को पवित्र माना जाता था। और अगर खाने की बात करें तो मांसाहार चलता था, लेकिन गाय का मांस खाना वर्जित था, ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स हो गए जो हमने अपना आंसर के लिए डिस्कस कर लिए कि पॉइंट्स में हम एक एक चीज बता सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था कैसी थी, परिवार कैसा था, स्त्रियां कैसी थी, शिक्षा कैसी थी, दास प्रथा कैसी थी, ठीक है। ये सारी चीजें हमने बता दी। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं, कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि वैदिक कालीन जीवन सरल था, सरल ग्रामीण जीवन था जो मुख्यतः कृषि पर आधारित था, ठीक है। तो वैदिक कालीन जो जीवन था सरल जीवन था, ग्रामीण जीवन था, लोग गांव में निवास करते थे, ठीक है, और मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर आधारित था, मुख्य रूप से पशुपालन पर आधारित था, कृषि भी नहीं, मुख्य रूप से पशुपालन पर आधारित था, ठीक है। क्लियर है?
तो ये हमारा पूरा आंसर हो गया, जिसमें हमने इंट्रो पार्ट में बताया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था को एग्जामिन हमें करना है। तो वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था की हम बात करेंगे तो सबसे पहले इंट्रो में हम बताएंगे कि वैदिक काल था कब, क्या था। फिर उसके बाद हम मेन बॉडी पार्ट में बताएंगे कि सामाजिक जीवन की जो मुख्य विशेषताएं थी वो क्या क्या थी, कैसा था सामाजिक जीवन। और कंक्लूजन में हम एक शॉर्ट में 2 लाइन लिख देंगे, बता देंगे कि ओवरऑल वहां का जीवन कैसा था, सादा था, सिंपल था, गांव के लोग थे और पशुपालन पे, खेती पे, इन सब पे जिंदा रहते थे। ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ हमारा जो ये क्वेश्चन का डिस्कशन है ये पूरा होता है। एक क्वेश्चन हमने पूरा फ्रेम कर लिया है, उसका पूरा आंसर लिखना हमने देख लिया है। अगला क्वेश्चन है, राजा भोज के शासनकाल की प्रमुख सांस्कृतिक उपलब्धियों की चर्चा करें। डिस्कस द मेजर कल्चरल अचीवमेंट्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग भोज। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि ये क्वेश्चन हमारे पास ऑप्शन का है, अथवा में है। क्वेश्चन नंबर 3.1 हम डील कर रहे हैं और 3.1 में हमें 2 ऑप्शंस मिले हैं क्वेश्चन के। ठीक है, पहला जो कि वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था से संबंधित था और दूसरा राजा भोज के शासनकाल की प्रमुख सांस्कृतिक उपलब्धियों से संबंधित है। इसमें से एक का हमें आंसर लिखना है। ठीक है, तो पहले वाला क्वेश्चन है हम उससे डील कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं उसका आंसर कैसे लिखा जाना चाहिए। अब ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा डील कर लेते हैं कि राजा भोज के शासनकाल की जो कल्चरल अचीवमेंट्स थी वो कौन कौन सी थी। तो पहली चीज तो हमें इस क्वेश्चन में चीजें डिस्कस करनी है। ठीक है, डिस्कस करनी है मतलब सिंपली हमको चर्चा कर देनी है, वर्णन कर देना है किसका, जो राजा भोज थे उनके शासन में जो जो भी सांस्कृतिक विकास हुआ, जो जो भी कल्चरल विकास हुआ उसका हमें सीधा सीधा विवरण दे देना है। ठीक है, तो हमारा पूरा क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या रहेगा, बेसिक इंट्रो, मेन जो बॉडी है क्वेश्चन आंसर की, जिसमें हम जो मेन उसकी उपलब्धियां हैं, मुख्य मुख्य उपलब्धियां हैं वो मेंशन कर देंगे, और एक शॉर्ट कंक्लूजन। ठीक है, तो अगर इंट्रो की हम बात करें, अगर इंट्रो की हम बात करें तो राजा भोज कौन थे, राजा भोज कौन थे, ये परमार वंश के शासक थे, परमार वंश के शासक थे। राजा भोज परमार वंश से संबंधित थे और इनका जो क्षेत्र था, शासन क्षेत्र, वो मध्य भारत में मालवा क्षेत्र में था। ठीक है, मध्य भारत में मालवा क्षेत्र में था और इनकी राजधानी थी धार। ठीक है, इनकी राजधानी थी धार। अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि हमें लेकिन डिस्कस क्या करना है, हमें राजा भोज के बारे में डिस्कस करना है, लेकिन हमें राजा भोज के शासनकाल का प्रशासन, अर्थव्यवस्था या अन्य चीजों के बारे में डिस्कशन नहीं करना है। यहां हमें सिर्फ बताना है उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में कि सांस्कृतिक रूप से उनके शासनकाल में क्या क्या विकास हुए। ठीक है, तो मेन जो हमारा जो आंसर रहेगा उसमें हम क्या 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 मेंशन करेंगे, उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों को मेंशन करना है। ठीक है, जो राजा भोज थे वो खुद एक कवि और दार्शनिक थे, खुद कवि और दार्शनिक थे, और जो जो साहित्यिक विकास है या जो सांस्कृतिक विकास है उसको बहुत महत्व देते थे। इवन जो उदयपुर प्रशस्ति है, उदयपुर प्रशस्ति है, उसमें राजा भोज को कविराज की उपाधि दी गई है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि सांस्कृतिक रूप से, सांस्कृतिक विकास के रूप में जो राजा भोज का शासनकाल है वो कितना महत्वपूर्ण है। उदयपुर प्रशस्ति में उन्हें कविराज की उपाधि दी गई है। उनके दरबार में 500 से अधिक विद्वान निवास करते थे, कई लेखक, कवि और विद्वान, जिसमें कई मुख्य नाम जैसे धनपाल, कवि धनपाल, दामोदर मिश्र आदि शामिल है। वो उनके दरबार में रहते थे, उनको संरक्षण मिला हुआ था। इन विद्वानों ने दर्शन, गणित, संगीत आदि से संबंधित कई सारे ग्रंथों की रचना की। ठीक है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो साहित्य की अगर हम बात करें तो
साहित्य के क्षेत्र में राजा भोज एक बड़े संरक्षणकर्ता थे अपने काल में, अपने क्षेत्र में। ठीक है, अगर हम वास्तुकला की बात करें, वास्तुकला की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में भी उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया, कई सारी संरचनाएं बनाई, कई सारे संरचना के निर्माण को संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, प्रमुख संरचना की अगर हम बात करें, भोज सर, पिछले डिस्कशन में भी हमने इसे डिस्कस किया था, भोजताल का निर्माण भोपाल में। ठीक है, भोपाल में भोजताल का निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा भोज के द्वारा करवाया गया। ठीक है, उसके बाद भोजपुर में शिव मंदिर का निर्माण करवाया, शिव मंदिर का निर्माण करवाया भोजपुर में। एक और मंदिर था त्रिभुवन नारायण मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर, उसका भी राजा भोज ने निर्माण करवाया। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं, और भी कई सारे उदाहरण हैं कि वास्तुकला के क्षेत्र में भी, जो कि संस्कृति का एक हिस्सा है, राजा भोज ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, फरिश्ता मेंशन करता है कि राजा भोज हर वर्ष में 2 बार, राजा भोज हर वर्ष में 2 बार एक सामूहिक भोजन का आयोजन करता था। ठीक है, सामूहिक भोजन का आयोजन करता था। ऐसी जो एक्टिविटीज होती है वो सांस्कृतिक विकास में अलग योगदान देती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं ठीक है, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अगर साहित्य की बात करें या वास्तुकला की बात करें तो राजा भोज का जो शासन काल था वो मालवा क्षेत्र के लिए एक उन्नति का काल था। मालवा क्षेत्र की जो संस्कृति है उसके लिए उन्नति का काल था। उन्नति का काल था, इसीलिए राजा भोज के शासन काल को अगर सांस्कृतिक रूप से हम देखें तो मालवा क्षेत्र की संस्कृति के उत्थान का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना आंसर कंक्लूड कर सकते हैं, आंसर का कंक्लूजन दे सकते हैं कि इसीलिए इन सारी बातों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि मालवा क्षेत्र का जो सांस्कृतिक उत्थान था, जो शासन क्षेत्र था महाराजा भोज का, उसके सांस्कृतिक उत्थान का स्वर्ण युग कहा जा सकता है राजा भोज के शासन काल को। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से हम बेसिक इंट्रोडक्शन देते हुए उनके काल के सांस्कृतिक विकास के मेन पॉइंट्स को ऐड करते हुए एक शॉर्ट कंक्लूजन लिखकर अपना पूरा आंसर फ्रेम कर सकते हैं, जो कि 200 वर्ड्स में हम अपना कवर करेंगे। ठीक है।